हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, हम ऐसे सर्किट पढ़ रहे थे। आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी टॉपिक हमने ऐसे सर्किट में पढ़े हुए हैं, ट्रांसफार्मर, एलसी ऑसिलेशन के अलावा, उन सबके भी न्यूमेरिकल आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो भी एनसीईआरटी में, नीट में, ठीक है, और भी अपग्रेड लेवल पे सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्या बेसिक है वो सब मिलेगा। तो जितने भी उससे रिलेटेड फॉर्मूले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको कोई इशू नहीं आए। अगर आप कहीं लेक्चर भी नहीं पढ़ रहे हो, ये लेक्चर पढ़ेंगे तो भी आपके न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला फॉर्मूलाज इन एसी सर्किट। ठीक है, देखिए, हाँ आपने पढ़ रखे हैं सब। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था एसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो हमारा t = 1/f या f = 1/t ये था। दूसरा क्या था हमारा, ये टाइम पीरियड t है, t इज टाइम पीरियड, f इज फ्रीक्वेंसी। तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज टाइम पीरियड। तो फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, हमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, हम सब डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो ओमेगा। ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये क्या थी हमारी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड के लिए 2 पाई का होता है, 2 पाई बाई टी, क्योंकि 2 पाई एफ हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ठीक है, हर फॉर्मूले की बात करें, ठीक है, तो हमने बोला एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो साइनसॉइडल वेवफॉर्म के लिए जो एवरेज वैल्यू आई थी, तो एवरेज वैल्यू क्या आई थी? एवरेज वैल्यू आई थी हमारी इसके लिए साइनसॉइडल वेवफॉर्म के लिए, जो कि एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट, क्या आई थी? आई एवरेज आई थी 2I0 अपॉन पाई। 2I0 अपॉन पाई। आई नॉट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और पाई क्या है आपकी? 3.14 वैल्यू होती है कांस्टेंट। इसी तरह अगर एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज है तो क्या हो जाएगा? 2V0 अपॉन पाई। 2V0 अपॉन पाई। ठीक है, अब फोर देखो, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, क्या? आरएमएस वैल्यू। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि कई बार आपको आरएमएस दिया हुआ रहता है, मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, कभी मैक्सिमम वैल्यू दिया होता है, आरएमएस वैल्यू पूछता है। तो इसका यूज प्रॉपर आपको आना चाहिए। तो आई आरएमएस क्या आएगा आपका? आई नॉट बाई रूट 2, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अपॉन रूट 2। इसी तरह वीआरएमएस क्या आ गया? आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ जाएगा आपका वी नॉट बाई रूट 2। ठीक है, ये आरएमएस एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला हो गया। हम ये इससे रिलेवेंट फॉर्मूले में थे। एवरेज वैल्यू का और क्या फॉर्मूला था हमारा? क्या था? हमने निकाला था 1/t 0 to t। इसका भी करना है आपके इक्वेशन में, आई का करना है, आई का। ठीक है, आई क्या था? dt था, d थीटा था। ठीक है, तो ओमेगा t था, व्हाटएवर। ठीक है, तो ये भी हमारा फॉर्मूला था। इसी तरह ये क्या था? 1/t 0 से t, इसका स्क्वायर d थीटा, इस पूरे का 1/2। ये भी आरएमएस वैल्यू का हमने यूज किया था डेरिवेशन में। ठीक है, अब फिफ्थ फॉर्मूला क्या है हमारा? ये एवरेज हो गया, आरएमएस हो गया। अब रेजिस्टर की बात करें तो रेजिस्टर के केस में क्या था? VR = IR था। ठीक है, VL = क्या था? I/XL था। DC = क्या था? I/XC था। ये रेजिस्टर में क्रॉस वोल्टेज, ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ से XL क्या था हमारा? XL = ω/L था, 2πfL भी बोला था। ठीक है, XC क्या था हमारा? ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है। क्या है आपका? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको याद होना ही चाहिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये क्या आपका? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये कहाँ से आया? रिएक्टेंस रेजिस्टेंस। इसके लिए जनरलाइज इक्वेशन लिख लो इम्पीडेंस की। सिक्स्थ पार्ट ये हो गया, 7Z लिख लो, R + X। तो ये रेजिस्टर होता है, ये रिएक्टेंस होता है। X जो होता है रिएक्टेंस होता है। बेसिकली दो होता है, XL और XC। तो हमने ये लिखा है। XC क्या होता है? 1/ωc होता है। ओमेगा की जगह 2πf लिख देंगे, तो 1/2πfc आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आई निकालते हैं तो VR/R, VL/XL। बट एक जनरलाइज फॉर्मूला है इसका, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट का, I0 का। I0 का क्या? तीनों केसेस में
ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो सभी डेरिवेशन में देखा था आपने, क्या था V नॉट बाई R देखा था आपने रेजिस्टर में, इंडक्टर में क्या देखा था V नॉट बाई XL देखा था, कैपेसिटर में क्या देखा था V नॉट बाई XC देखा था, ठीक है, ये मैक्सिमम करंट देखा था। इसी के अलावा आपसे क्या देखा था, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या देखा था हमारा, कौन सा 8 हो गया 9, VL क्या हो गया, VL हो गया LdI/dt हो गया, क्या हो गया I into XL भी हो गया। इसी तरह VC क्या हो गया हमारा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का फॉर्मूला है 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I dt dA और क्या है I into XC dA, ठीक है, ये सब फॉर्मूले हमारे हो गए। RLC जब इंडिविजुअली हमने पढ़ा सेपरेटली वो वाले फॉर्मेशन, ठीक है। आगे हमने सीरीज सर्किट पढ़े, RL सीरीज पढ़ा, RC सीरीज पढ़ा, उससे पहले पावर भी पढ़ा, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या था, V into I मतलब V RMS into क्या लिख सकते हैं VI को, अगर नहीं लिखा हुआ तो वो RMS वैल्यू है, जब तक नोट नहीं हो तब तक मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। V RMS into I RMS, ठीक है। इसी को सेपरेशन करके हमने क्या कर दिया था, I स्क्वायर R कर दिया था, फिर मैं इसी टर्म्स में लिख रहा हूँ I स्क्वायर into R और V स्क्वायर into R, RMS लगाना तो लगा दो, RMS, ठीक है। एक फॉर्मूला है, क्या था पावर का, क्या था इन टर्म्स ऑफ, क्या था मैक्सिमम वैल्यू था V नॉट I नॉट अपॉन 2, क्या था V नॉट I नॉट अपॉन 2, इसको क्या चेंज किया था हमने, एक बार क्या कर दिया था V नॉट की जगह क्या करना था I नॉट R कर दिया था, तो क्या हो जाएगा I नॉट स्क्वायर R हो जाएगा, ठीक है। एक बार क्या आ गया था हमारा 1/2 ऐसे ही रहने दो, I नॉट की जगह V नॉट बाई R लिख दिया था, तो क्या हो जाएगा V नॉट स्क्वायर बाई R। ये सब फॉर्मूले होंगे पावर के, पावर इन टर्म्स ऑफ RMS, पावर इन टर्म्स ऑफ आपका क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब बात चलो आगे, नेक्स्ट RL सीरीज सर्किट पढ़ा, तो RL सर्किट के लिए वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी, V VR + VN, ठीक है, क्या थी VR + VN। इंपेडेंस की इक्वेशन क्या थी, ZT R + XL, ठीक है। इसमें Z क्या होता था, इंपेडेंस क्या है, रेशियो ऑफ वोल्टेज अपॉन करंट इज नोन एज इंपेडेंस। आपका पावर फैक्टर क्या होता था, cos / R/Z होता था। यहाँ से I भी निकाल सकते हो V/Z से, ठीक है, यहाँ से क्या निकाल सकते हो I भी निकाल सकते हो V/Z से। ये सब फॉर्मूले आपकी RL सर्किट में आप यूज करोगे। इसके अलावा मैग्नीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी का चाहे मॉड Z हो मॉड V हो, क्या था x² + y² होता है, यहाँ R और XL XY की जगह R² + XL², इसी तरह V निकल जाएगा। मैग्नीट्यूड सबका वही है, सेम फॉर्मूला, दोनों का क्या कर दो स्क्वायर करके 8 करके इंक्लूड कर दो, ठीक है। ये हो गया इंपेडेंस का फॉर्मूला, ठीक है, वोल्टेज का। अब RC सर्किट में क्या था, V क्या था हमारा VR - VC था, ठीक है। आपको रेजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर को पता है, ये तीनों की इक्वेशन क्या है, केस ऑफ रेजिस्टर क्या होता है V0 sin ओमेगा t, I I0 sin ओमेगा, तो तीनों में सेम है, रेजिस्टर में, इंडक्टर में, कैपेसिटर में, तीनों वोल्टेज को रेफरेंस लेके वोल्टेज इक्वेशन सेम मानो। क्या करो, करंट रेजिस्टर में क्या होता है वो भी लिख लो अलग से, यहाँ पे ये पॉइंट अलग से मार्क कर दो। क्या रेजिस्टर के केस में क्या होता है, दोनों की इक्वेशन क्या होती है, V = V0 sin ओमेगा t होती है, I की क्या होती है, एंड I = I0 sin ओमेगा t होती है, ठीक है। यहाँ पे इंडक्टर देखो, इंडक्टर के केस में क्या होगा, इंडक्टर के केस में V = V0 sin ओमेगा t, ठीक है, और I क्या है I0 sin ओमेगा t -90 डिग्री होता है। करंट क्या करता है, लैग करता है। कैपेसिटर के केस में क्या होता है, कैपेसिटर के केस में हमारा क्या होता है, V क्या होता है, सेम होता है V0 sin ओमेगा t, एंड I क्या होता है, I ये I इंपॉर्टेंट है तीनों में, ठीक है, I0 sin ओमेगा t + 90 डिग्री, ठीक है, ओमेगा t + 90 डिग्री, ठीक है। ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा हम इनको केवल लिख रहे हैं, आपको मिल जाए लिखा हुआ, ठीक है। तो आपको रेजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर तीनों के कैसे याद है, तीनों की इक्वेशन याद है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ VR - VC हो गया, एंड इंपेडेंस की इक्वेशन क्या होगी, R - XC होगी। यहाँ पे मॉड V क्या होगा, या फिर जो फॉर्मूला है मॉड Z क्या होगा, R² + XC² होगा, ठीक है। मॉड V क्या होगा, मॉड V आपका क्या होगा, VR² + VC² होगा, ठीक है। VR VC हमने लिख ही लिया था,
ठीक है। इसमें भी cos फाई का फॉर्मूला यही आएगा r/z, ठीक है। sin फाई tan फाई आप निकाल सकते हो, sin फाई cos फाई tan फाई क्या है आपके, हम वोल्टेज ट्रायंगल देख के निकाल सकते हैं। निकाल ले फटाफट निकाल लेते हैं। चलो इसकी बात करें हम, एक इसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। और सबके निकाल लेंगे, क्या क्या होगा उसका, sin फाई cos फाई tan फाई के तीनों सभी के रिलेटेड फॉर्मूले एक साथ लिख लेते हैं। चलो एक बना लेते हैं। सबसे पहले इसका इक्वेशन का बना लेते हैं, कौन सा, v = vr प्लस va ले लो। यहाँ पे कहाँ गया हमारा ये वाला, ठीक है। इसको ले लो b पार्ट, इसको यहाँ से ले लो b पार्ट उठाओ और b पार्ट का डिस्कशन कर लो। सबसे पहले क्या आएगा, रेफरेंस करंट आएगा। आपको पता है इन केस ऑफ रेजिस्टर वोल्टेज करंट सेम फेज में होता है, vr भी यही आएगा, ठीक है। ये एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर दो, क्योंकि दो वेक्टर एडिशन कर रहे हो आप, vr आ गया। अब vl की बात कर रहे हो तो vl क्या करेगा, आपको पता है इंडक्टर के केस में करंट क्या करती है, करंट लैग करती है, बट करंट तो रेफरेंस दे चुके हैं, हमें बनाना क्या है, vl। तो vl उस i से क्या करेगा, लीड करेगा। इसकी कहाँ बनेगा, ऊपर ये एक वेक्टर हो गया vl। आप दोनों का फेजर डायग्राम कर दो, तो ये क्या होगा हमारा रिजल्टेंट v हो गया, ठीक है, ठीक है। तो जिससे भी फॉर्मूले थे हमारे v की टर्म्स में, वो तो यहाँ से आ जाएंगे। ये फेज एंगल रिजल्टेंट वोल्टेज और i के बीच में होता है फेज एंगल है। जितने भी फॉर्मूले हैं हमारा, ठीक है। डायग्राम में केवल क्या चेंज था, आरसी सर्किट में vc बढ़ा था, आरएलसी सर्किट में क्या इक्वेशन थी, vr + vl - vc। तो रेस्पेक्टिवली आप फेजर डायग्राम के थ्रू sin फाई cos फाई tan फाई को बिना आप लर्न किए निकाल लो, ज्यादा बेटर रहेगा। उसको आप इसी तरह इंपेडेंस का भी देख लो, जो भी फॉर्मूले हैं वो सब वोल्टेज ट्रायंगल से आपके डिटरमाइन हो जाएंगे। इंपेडेंस देख लो, z = क्या, r + x। तो सबसे पहले क्या ले लिया, रेफरेंस r को ले लिया, ये वेक्टर हो गया। एक्सेल क्या करेगा, प्लस है मतलब क्या करेगा, लीड करेगा, तो ये एक्सेल बन गया। दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया हमारे पास, z आ गया। रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। इस डायरेक्शन में ये क्या था, फाई था। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से पावर फैक्टर का वो होता है, वो cos फाई = r/z होता है, ठीक है। ये किसमें होता है, आरएल सर्किट में। अगर आरसी सर्किट की बात करें तो भी यही होगा, ठीक है। पावर फैक्टर का तो यही होगा। और sin फाई cos फाई tan फाई आप निकाल सकते हो। और तीनों दोनों रेजोनेंट के लिए अलग है, और बाकी आप आर एल आर सी और आर एल सी के लिए इस तरह से फेजर डायग्राम बना के आप sin फाई cos फाई tan फाई की वैल्यू निकाल सकते हो। या फिर आप मेरा पहला लेक्चर देख सकते हो, जिसमें ये तीनों के डेरिवेशन लिखे हुए हैं, तो तीनों में फेजर डायग्राम को पता होगा, तो इनके फॉर्मूले को लर्न करने की रिक्वायरमेंट आपकी नहीं होगी। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और वगैरह देख लेते हैं हम, ठीक है, आरएलसी सर्किट का। तो ये रख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसमें पूरे फॉर्मूले हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा क्या हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इन फॉर्मूले के बेसिस पे, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, हम देख लेते हैं, हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। आरएलसी सर्किट के लिए बात करते हैं। जेड की इक्वेशन क्या है, r + xl - xc। ये क्या होगी, इक्वेशन ऑफ इंपेडेंस होगी। जब xl > xc है, क्या है, xl > xc। इसी तरह इक्वेशन ऑफ वोल्टेज क्या है, v = vr + vl - vc, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। जो फॉर्मूले थे यहाँ पे सब दे देंगे। आप पावर फैक्टर का तो ये रहेगा r/z, कोई से फॉर्मूला हो, ठीक है। मोड z आप निकाल लीजिए, मोड z यहाँ से क्या हो जाएगा, मोड z का फॉर्मूला r² + xl - xc का होल स्क्वायर की पावर 1/2 आ गया। इसी तरह मोड v क्या हो गया, vr² + vl - vc का होल स्क्वायर की पावर 1/2 हो गया, ठीक है। ये सब फॉर्मूले आरएल सीरीज सर्किट में आपके दिए होंगे। अब रेजोनेंस के लिए देख लीजिए, इसके लिए रेजोनेंस के लिए, तो रेजोनेंस के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। रेजोनेंस के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा, क्या है, xl = xc, क्या है, xl = vc है, एंड क्या है आपका vl = vc है, ठीक है। vl = vc से xl = xc आएगा, तो दोनों ही केसेस है। तो यहाँ पे वोल्टेज किसके बराबर हो जाता है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर के बराबर हो जाता है। और यहाँ पे बात करें इसमें इंपेडेंस की इक्वेशन जब रखेंगे इन दोनों में, तो इंपेडेंस किसके बराबर हो जाएगा, z r के बराबर हो जाता है। ये क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है,
आपका इम्पीडेंस क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, तो करंट क्या होती है, आई मैक्सिमम हो जाती है। क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, जो डायग्राम हमने देखा था। ठीक है, आई नॉट हो जाती है, करंट क्या हो जाती है, मैक्सिमम वैल्यू पे करंट रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट। ठीक है, इसके अलावा हमारा क्या था, एफ नॉट का फॉर्मूला जो हम रखेंगे 1/2 पाई रूट एल सी का। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर का क्यू का फॉर्मूला क्या है, 1/2 पाई रूट एल बाई सी है। ठीक है, एक जनरलाइज फॉर्मूला था क्वालिटी फैक्टर का, वो भी देखते हैं। क्यू इक्वल टू क्या था, ओमेगा नॉट एल बाई आर था। क्या था हमारा, क्या था हमारा, पहले इससे पहले ये लिखे, कंफ्यूज नहीं हो, एक्सएल बाई आर लिखे, एक्सी बाई आर लिखे। ठीक है, 1/r रूट एल बाई सी अभी लिखा ही सही हमने, ये लिखे। और क्या था, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, एफ आर बोल रहे हो, एफ आर अपॉन बैंडविड्थ, डायलेक्ट क्या आपकी बैंडविड्थ। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू लोअर फ्रीक्वेंसी इज नोन एज बैंडविड्थ। तो ये फॉर्मूला है हमारा क्वालिटी फैक्टर का। ठीक है, डायलेक्ट बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी से उसको माइनस कर दो, लोअर फ्रीक्वेंसी, ये आ गया दोनों का डिफरेंस हमारा बैंडविड्थ, क्या आ गया, बैंडविड्थ। तो ये बैंडविड्थ हो गया, क्वालिटी फैक्टर हो गया, ये सब हमारे क्या हो गए, फॉर्मूले हो गए। ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा, इसको होने चाहिए फॉर्मूले पूरे चैप्टर के। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन करते हैं। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब करते हैं इस पार्ट को, ऑलमोस्ट सभी फॉर्मूले हो गए हैं। ठीक है, अगर फिर रह गए होंगे तो क्वेश्चन में आपके आ जाएंगे, कोरिलेटेड फॉर्मूले होंगे जो रह गए होंगे तो, बट वो रेयर है, ऑलमोस्ट हमने सबके सब डिस्कस कर लिए। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करें, अगर एवरेज वैल्यू निकालनी है तो पहले टॉपिक वाइज चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या इक्वेशन दे रखी है, I1 की इक्वेशन है, I नॉट साइन ओमेगा टी ओमेगा टी। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है I2 की I नॉट कोस ओमेगा टी। इन दोनों इक्वेशन के बीच में निकालो फेजर डिफरेंस, फाइंड आउट फेजर डिफरेंस, फेज डिफरेंस तो है ना, फेज डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी I1 एंड I2। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, कैसे निकालोगे आप, देखो सबसे पहले फेज डिफरेंस के लिए आपको दोनों क्वांटिटी सिमिलर इक्वेशन होनी चाहिए, मतलब या तो दोनों साइन में या दोनों कोस में। सबसे पहले हम साइनसॉइडल वेवफॉर्म साइन ही ले रहे हैं तो इसको कोस को हम साइन में चेंज कर देते हैं। हमें क्या पता है कि कोस थीटा, क्या कोस थीटा, क्या कोस थीटा, तो कोस थीटा या ओमेगा टी बोले बात एक ही है, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी होता है। ठीक है, तो कोस थीटा क्या होता है, साइन को कैसे कन्वर्ट कर देंगे, देखो साइन 90 प्लस थीटा करो, देखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी लिख देंगे, फिर ओमेगा टी प्लस 90 इस तरह से लिख देंगे। तो क्या है, साइन 90 प्लस थीटा सेंटर लाइन होती है और साइन भी होता है प्लस कोस ही होगा, तो यहाँ प्लस है तो साइन 90 प्लस थीटा ही होगा। ठीक है, क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है अपना। ठीक है, इसके लिए क्वाड्रेंट आपको आने चाहिए, क्वाड्रेंट अच्छे से होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और पॉजिटिव ASPC, साइन पॉजिटिव, साइन कॉस के उल्टे पॉजिटिव। ठीक है, और सेक और सेक। ठीक है, ये सब आपको आने चाहिए। 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा सिंगल लाइन होती है, इस तरह 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा नहीं होती, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा सिंगल लाइन होती है। क्वाड्रेंट पढ़ लेना, पर दिक्कत है तो आपको, तो आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, I2 को लिख सकते हो I नॉट साइन, इसी फॉर्मेशन में लिख दो ओमेगा टी प्लस 90। ठीक है, कोस थीटा को आपने साइन में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ कोई आपका क्या है, कहाँ से स्टार्ट है, ओरिजिन से स्टार्ट है। ठीक है, और ये क्या कर रही है, उससे I2 90 डिग्री लीड कर रही है, मतलब 90 डिग्री अहेड है, दैट मींस बिफोर है। तो यहाँ पे फेजर डिफरेंस क्या होगा, मैंने बोला था हायर माइनस लोअर वैल्यू ऑफ फेज। ठीक है, तो 5 2 क्या आपका हायर क्या 90
माइनस 0 क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा 90 डिग्री प्लस 90 आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है कई बार 90 माइनस का होता है तो ध्यान रखना, अगर लैग होता तो माइनस 90 आता। तो यही बता रहा है प्लस बता रहा है लीड 90 डिग्री क्या कर रही है करंट I2 I1 से लीड कर रही है। तो ये पैसिव क्वेश्चन हुआ पहला। तो इस तरह से आप फेज डिफरेंस वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 सब कर देते हैं इसको, तो काम खत्म हो गया। इस तरह से और भी क्वेश्चन कर लीजिएगा इस पैटर्न पे। अब हम निकालते हैं एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं एवरेज आरएमएस का, एक डायरेक्ट ले लेते हैं, एक इनडायरेक्ट ले लेते हैं, जो इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एम्स में आया क्वेश्चन देखते हैं। अब जरूरी नहीं साइंस उधर वेवफॉर्म में कई क्वेश्चन है, आपकी और भी वेवफॉर्म्स होती है। ठीक है, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म होती है, रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म होती है, तो उन सब का भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कुछ पार्ट ऐसा होता है जो आपको न्यूमेरिकल्स की आपको लर्न कराता है। ठीक है, थ्योरेटिकल पढ़ लिया ठीक है, बट अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी न्यूमेरिकल्स की तो थोड़ी चीजें आपकी मिस हो सकती हैं, इसलिए प्लीज न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें। ठीक है, एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला आपको बताइए, तो आप वेवफॉर्म बना लेते हैं हम। ठीक है, अब हम बना लेते हैं, जरूरी है साइनसॉइडल वेवफॉर्म भी बनाएं। हम एक तरह से रेक्टेंगुलर वेव बनाते हैं, रेक्टेंगुलर को ये इसको स्क्वायर करो। ठीक है, एस में आया क्वेश्चन है। ठीक है, वैल्यू क्या है उसकी देखते हैं अभी। देखो ये इस तरह से वेवफॉर्म क्या है हमारा, इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा पाई है, ये हमारा पाई है, ये हमारा 2 पाई है। ठीक है, पाई है और 2 पाई। ठीक है, पाई और 2 पाई। ठीक है, ये v की v0 वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू v हमारा वेरी हो रहा है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एवरेज और आरएमएस निकालना है। क्या निकालना है, इस रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म पे स्क्वायर वेवफॉर्म पे इसका क्या निकालना है, एवरेज और आरएमएस निकालना है। एवरेज का क्वेश्चन केवल आरएमएस का था, आपसे मैं दूसरी दोनों पूछ रहा हूँ, फाइंड आउट एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द गिवन वेवफॉर्म। फाइंड आउट आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू ऑफ द गिवन वेवफॉर्म। कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या प्रेडिक्शन होगा आपका v0 प्लस यहाँ पे, तो दूसरी बात है माइनस v0 यहाँ होगा। ठीक है, ये वेवफॉर्म आपको देख दी है। ठीक है, यहाँ पर थीटा वैल्यू होगा, वोल्टेज है p है इसे। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आपका वेवफॉर्म एक तो साइनसॉइडल वेवफॉर्म नहीं है, कैसा साइन वेवफॉर्म नहीं है, तो साइन वेव नहीं है तो ठीक है रेक्टेंगल, क्या रेक्टेंगुलर वेव है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हम बात करें 0 से लेके पाई तक आपका वैल्यू जो है वोल्टेज का वो कांस्टेंट है, वो कितना है v0। यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, कितना है v0। इसी तरह पाई से 2 पाई तक तो भी वैल्यू कांस्टेंट है, कितना है आपका माइनस v0। ठीक है, वही बात कि कैलकुलेशन किसके लिए करें, फुल साइकिल के लिए करें, हाफ साइकिल के लिए करें, और इक्वेशन ऑफ वोल्टेज होगी क्या। ठीक है, ये सब चीजें हैं। अगर साइनसॉइडल वेवफॉर्म होती तो आप v0 sin थीटा लिख देते, बात खत्म हो जाती। ठीक है, फिर देखते हैं हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करना है या फुल साइकिल के लिए। ठीक है, तो पहला पार्ट है इक्वेशन ऑफ वोल्टेज है क्या। तो इक्वेशन ऑफ वोल्टेज क्या है हमारा, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज है एक्चुअली ये क्या है, हमारी रेक्टेंगुलर वेव है, यहाँ पे क्या है v की वैल्यू क्या कांस्टेंट है, कितनी है v0। तो डायरेक्ट जो वैल्यू है v की वो v0 ही है। ठीक है, और जितनी आपकी हाफ साइकिल तक है उतनी सेम आपकी हाफ से फुल साइकिल तक, मतलब पाई से 2 पाई, जितनी 0 से पाई आपकी वेवफॉर्म आपकी पॉजिटिव यूनिट फॉलो कर रही है, उसी तरह सेम आपकी पाई से 2 पाई वेवफॉर्म नेगेटिव यूनिट फॉलो करती है। तो एवरेज वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे आप फुल साइकिल के लिए तो क्या आएगी, 0 आएगी। क्या आएगी, 0 आएगी। तो v एवरेज फॉर फुल साइकिल, तो हमें फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट नहीं करना है, मैं केवल समझा रहा हूँ आपको। फुल साइकिल के लिए v एवरेज क्या होगी, 0 आएगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है v0 है, ठीक है, दूसरा माइनस v0 है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, ये v0 है, माइनस v0 है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हाफ साइकिल के लिए क्या करेंगे, हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल के लिए
मैंने लिखवाया था उसमें आपको, हाफ ऑफ रूल के लिए भी हमने बताया था 1/5 0 to 5, ठीक है। हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हाफ साइकिल 1/5 0 to 5 क्या हो गया हमारा। अब इक्वेशन वहां तो v0 साइकिल का अगर ऐसी होती, तो यहाँ पे इक्वेशन और वोल्टेज क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपकी वैल्यू जो है 0 से 5 तक आप देखोगे तो वैल्यू क्या है, v0 है। इक्वेशन ऑफ वोल्टेज यहाँ से आती v v0 कांस्टेंट है, कितनी है, v0 है, तो क्या होगा, v0 आएगा। ओके गॉट इट। तो यहाँ पे हम v लिख सकते हैं और v हमारी, ये हम अगर ये थीटा है, ठीक है, अगर थीटा के टर्म्स में है तो हम थीटा के टर्म्स में लिखते हैं। अगर यहाँ पे ओमेगा टी वैल्यू होता है, ओमेगा टी कहते हैं पाई और 2 पाई थीटा, टाइम भी हो सकता था 2 सेकंड 4 सेकंड, टी भी हो सकता था, ठीक है। तो आपके एक्सिस के रेफरेंसेस अलग-अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें इंटीग्रेशन जो है उसके रेस्पेक्ट करना है, थीटा है तो क्या लिखेंगे, v d थीटा, ठीक है। भले वैल्यू कांस्टेंट हो, बट जो वेरी हो रहा है यहाँ पे, यहाँ किसमें है, पाई और 2 पाई के टर्म्स में, मतलब थीटा वेरी हो रहा है तो हम थीटा ही लिखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा 1/पाई, हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं 0 से पाई, v बाहर ले लें, v की जगह हमारा क्या आ गया, कांस्टेंट लिख दो ना पहले, v0 की भी वैल्यू हो सकती थी, ठीक है। अगर यहाँ v0 है, अगर मैं लिख देता v0 10 वोल्ट, तो v0 की जगह क्या आ जाता, 10 आ जाता, ठीक है, क्वेश्चन में 10 आ जाता। तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हमें लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, होता तो हम ले सकते थे, ठीक है। तो कोई नहीं, इंटीग्रेशन करना है, कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो v की जगह करेंगे तो क्या आएगा, थीटा आएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या आएगा, पाई माइनस 0 आएगा। तो क्या वैल्यू आ गया, एवरेज वैल्यू आ गई v0, क्या आ गई, एवरेज वैल्यू आ गई हमारी v0, ठीक है। तो अलग फॉर्मूला आया, क्योंकि साइनसॉइडल वेवफॉर्म के लिए एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता था, 2v0/पाई, क्या होता था, 2v0/पाई। तो यहाँ क्या हुआ हमारा, एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट किया तो क्या आया हमारा, v0 बाहर आ गया, पाई माइनस 0, पाई से पाई कैंसिल हो गया, v0 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं आरएमएस वैल्यू, जो कि नीट में पूछा गया था, एवरेज वैल्यू नहीं पूछा, ठीक है। चलो देखते हैं आरएमएस वैल्यू। अब आरएमएस वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला होता है, आपको बताइए क्या, वी आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है। अब हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, हाफ साइकिल के लिए करेंगे, क्या करेंगे, 1/t/2 मतलब 1/पाई, 0 से t/2 मतलब 0 से पाई, इसका इक्वेशन का स्क्वायर हो जाता है, तो v0 स्क्वायर d थीटा की पावर 1/2, ठीक है। पैरामीटर्स कुछ और भी लिए जा सकते हैं, क्वेश्चन को और कुछ भी बना सकता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1/पाई बाहर ले लो, v स्क्वायर है, v की जगह क्या इक्वेशन v0 है, तो ये v0 स्क्वायर, हम v को v0 है क्योंकि, और v स्क्वायर क्या हो जाएगा, v0 स्क्वायर हो जाएगा, तो v0 स्क्वायर/पाई बाहर ले लो, ठीक है। तो v0 स्क्वायर/पाई बाहर ले लिया तो क्या हो गया, थीटा हो गया, थीटा का पाई रखेंगे तो क्या हो गया, v0 स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू सिंपल v0 स्क्वायर हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये क्वेश्चन हमने बनाया था, अब एक और क्वेश्चन आपको करना है, जो कि एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि आपके नीट में आया हुआ था।